जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सोती स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट पीसीएस और कहीं भी आप पुलिस की तैयारी करें, डिफेंस की तैयारी करें, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों का लेवल भी बहुत अच्छे लेवल तक हमने इन क्वेश्चनों को रखा है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की ज़्यादा देरी करते हुए ना। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, वैदिक सभ्यता से पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में उपयोग की जाने वाली यज्ञ सामग्री सुरा थी। मतलब वो कौन सा यज्ञ होता था जिसमें सुरा नामक की सामग्री प्रयोग की जाती थी। कह रहा है अग्निस्तोमा यज्ञ था, या राजसूय था, सोत्रमणि था, या वाजपेयी था। क्या होगा राइट आंसर? एक बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोत्रमणि था। ये सोत्रमणि जो युग मतलब यज्ञ होता था, इस यज्ञ में जो सामग्री प्रयुक्त की जाती थी, मतलब प्रयोग में लाई जाती थी, उसे क्या कहते थे सर? सुरा उसे कह देते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्लास जो होगी आपके टॉप 30 क्वेश्चनों की होगी। कितने क्वेश्चन कहेंगे सर? टॉप 30 क्वेश्चन की होगी। इनमें से आपका स्कोर कितना रहा, मैं 30 में से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपने इतना स्कोर किया, जिससे आपको और भी तैयारी मजबूत होगी। मैं आपके लिए हर प्रकार की वीडियोज़ लाता हूँ। इससे पहले हमने 30 टॉप 30 क्वेश्चनों की एक हिस्ट्री, जैसे आज हिस्ट्री की चल रही है, इससे पहले हमने पॉलिटी की क्लास ली है, इससे पहले हमने ज्योग्राफी की क्लास ली है। उन्हें भी आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी सेशन आपके लिए होने वाला। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना आप चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखें। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर, इस वाले को देखते हैं। करा प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जैन धर्म में था जो 2 ही परिषदें हुई। कितनी? 2 ही बैठकें हुई थी, सिर्फ 2 ही परिषद हुई। कितनी? 2 ही परिषद हुई, 2 ही सभाएं हुई, ठीक है। बाकी अगर बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बौद्ध धर्म में 4 हुई थी, लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 ही थी, और बहुत लंबे समय के बाद हुई थी। अगर बात करेंगे इसमें पहली की, तो पहली पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको याद रखना, पाटलिपुत्र में हुई थी पहली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, कह रहा है पट्टानी पंथ की स्थापना किस संगम शासक ने की थी? बताइए। बात करते हैं संगम शासक की, तो जब अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो इस वाले रीजन में, इस वाले इलाके में 3 शासक, 3 वंश आपको देखने को मिलेंगे, चोल और चेल, पांडे। ये आपके वंश के नाम थे। और इस पूरे इतिहास को हम संगम काल के नाम से जानते हैं। किसे? संगम काल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किन संगम शासकों ने पट्टानी पंथ की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। हालांकि ये पीसीएस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताएं क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेनगुट्टावान और चेर शासक ने। किसने? सेनगुट्टावान और चेर शासकों ने इसकी स्थापना की थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ कठिन भी क्वेश्चन है, कुछ सरल भी क्वेश्चन है, मीडियम में, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार। क्लियर है? चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कि ऋग्वेद में सूक्तों की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होत्रा या उद्गात्री, ऊर्ध्वायु, नक्षोत्री। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ऋग्वेद में सूत्रों की रचना। अभी इसमें मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? प्राचीन भारत। क्या करवा रहा हूँ? प्राचीन भारत। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा मध्य भारत। उसके बाद आपको बता दूं, मध्य भारत के बाद आपका आधुनिक भारत, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। हर प्रकार के इन 30 क्वेश्चनों में हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपना 30 में से कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाए। क्लियर है? चलो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जो होत्रा होते थे, होर्ता जो थे, इन्होंने ऋग्वेद के सूत्रों की रचना की थी। क्लियर है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा शक शासकों को भारत में किसने उखाड़ फेंका था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है कि शक शासकों ने भारत में किसने उखाड़ फेंका था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क ने, रुद्रादामन ने, या डेमेट्रियस ने? क्या होगा राइट आंसर? बात करते हैं सर गौतमीपुत्र सातकर्णी की, तो आप लोग जानते होंगे ये सातवाहन वंश का शासक था। किसका? सातवाहन
सातवाहन वंश का शासक था। क्लियर है, सातवाहन वंश का शासक था। कनिष्क ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसने कनिष्क ने रेशम मार्ग की खोज की थी। और कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बौद्ध धर्म का अशोक के बाद अगर सबसे बड़ा कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो वो ही कनिष्क ही था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, तो इन्हें आप लोग भूलेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया था? शक शासकों को हराया था। क्लियर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सड़क से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बात करेंगे गुप्त वंश के संस्थापकों की। देखिए गुप्त वंश जो था, शुरू में अगर देखेंगे तो गुप्त वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई गुप्त वंश के, जैसे सूर्यगुप्त रहे शुरू में। फिर उसके बाद एक घटोत्कच हुए। घटोत्कच के बाद जो समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, कौन बैठा? समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इसने इतना भारत में अपने गुप्त शासक को इतना प्रसार किया, इतना प्रचार किया, इतना इसने क्षेत्र बढ़ाया कि इसे एडम स्मिथ ने भारत का नेपोलियन का, क्या कहा? भारत का नेपोलियन का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्लियर है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप लोगों को याद होना चाहिए, किसी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्लियर है, चलो अगले इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो समुद्रगुप्त को ही माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था वो समुद्रगुप्त ने ही स्टार्ट किया था। क्लियर है, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। इससे पहले समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। इनको समुद्रगुप्त को नहीं, जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसके बाद गद्दी पर समुद्रगुप्त बैठा था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं राजा हर्षवर्धन, और इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इनकी कृतियां आप लोगों को रत्नावली जैसे हो गई, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये काफी आपके एग्जाम में टपकती हैं। ठीक है, चलो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? ये वर्धन वंश जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर्षवर्धन। अच्छा, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर वर्धन जो थे इनके पिता का नाम था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, याद रखेंगे। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में आपको एक राजधानी बूझी जाती, बता दीजिए कौन थी, बताइए। इनकी राजधानी बूझी जाती, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताकर जानना है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। क्लियर है, बताएंगे, ठीक है, राजधानी बताकर जरूर जानी है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन कल्पसूत्र के लेखक? भैया बहुत बार पूछा, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर इंपॉर्टेंट की मेहर लगाएंगे। सीधा सीधा टपका है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है? सिमुक है, पाणिनि है, या भद्रबाहु, या पतंजलि? क्या होगा राइट आंसर बताइए? पाणिनि है या भद्रबाहु, सिमुक या पतंजलि? क्या होगा राइट आंसर बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। अच्छा, भद्रबाहु ये किस से संबंधित है? मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, ये जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से? बताइए, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म से, बताइए क्या होगा? बौद्ध धर्म से। अच्छा, ये मैं तो चलो इतना बता देता हूँ, ये जैन धर्म से संबंधित। अच्छा, जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बटा था, एक आपका श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर। क्लियर है, श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा, भद्रबाहु जो थे ये किसका नेतृत्व कर रहे थे, दिगंबरों का या श्वेतांबरों का? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए, करा भारत में के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा भैया एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है। बात करते हैं सर चंद्रगुप्त मौर्य की। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये पहले जो थे, ये ज़्यादा इन्होंने धर्म पर ज़्यादा इनके अभिलेख नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इनके अंतिम दिन थे, अंतिम दिनों ने इन्होंने अपने मतलब जो था अंतिम दिनों इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको? जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। और जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद ये श्रवण बोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ जाकर इन्होंने संलेखना प्रथा से, संलेखना संधारा प्रथा से अपने प्राणों को त्याग दिया था। जैन धर्म में संलेखना संधारा प्रथा से जब आप प्राण त्यागते हैं तो एक अच्छी बात मानी जाती है उनके धर्म के अनुसार। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी कि अंत में जो था इन्होंने जैन धर्म के अपना लिया और उन्हीं के अनुसार इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के
प्रथम तीर्थंकर थे। भाई साहब 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या होगा राइट आंसर? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या संभावनानाथ? बताइए संभावनानाथ क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? पार्श्वनाथ, सॉरी ऋषभदेव थे। ऋषभ जो देव जो थे ये आपके पहले संस्थापक हो जाते हैं, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा कितने इसमें तीर्थंकर कितने हुए बता सकते हैं आप? कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए। नहीं 24 हुए नहीं, बताओ। अच्छा 24 में कौन थे? महावीर स्वामी 24 में थे। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो जाती है एक्सप्लेन करने में या लिखने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कुछ हो सकता है गलत निकल जाए मुंह से। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध की माता महामाया निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इनके जो माता थी और पिता थे ये अलग अलग वंश से थे, तो इसीलिए इनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा। एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर डालता है, या तो माता पूछ लेगा या तो पिता पूछ लेगा, कौन से वंश के थे बताइए। तो इनकी जो माता थी, गौतम बुद्ध की जो माता थी, ये किस वंश से संबंधित थी? बताएंगे किस वंश से संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलीय, कोलीय थी। कौन सी थी? ये कोलीय वंश से संबंधित थी। आप लोगों को याद रखना है, कोलीय थी। ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित थी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नेपाल में बौद्ध धर्म की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, बताइए। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए अशोक जो थे, अशोक एक ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अब वरन बौद्ध धर्म को अपने ही भारत में नहीं वरन अलग अलग देशों में, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका में तो खुद इसने अपने बेटे और बेटियों को प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है। इसने बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि उसका बहुत प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो नेपाल में जो था बौद्ध धर्म की शुरुआत अशोक ने ही की थी, और इसी के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होती है। कितनी? तृतीय बौद्ध संगीत होती है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत होती है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस अवधि के अंत में गंगा के मैदानों के शहरी केंद्रों में गिरावट आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है राइट आंसर बताओ। देखो ऐसा क्या है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, वरन पढ़ा ही नहीं होगा बल्कि समझा होगा तो एक इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं और आप लोगों को जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो गंगा के मैदान थे, किस अवधि में गंगा के मैदान के शहरी केंद्रों में, मतलब जो गंगा का वाला मैदान है, ठीक है, उस वाले मैदान में जो शहरी केंद्र थे इनमें गिरावट आने लगी। वो कौन सा वंश था जब गिरावट आने लगी? तो आप कहेंगे सर गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में ऐसा होने लगा था, गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में क्यों? जब आपने गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल से कुछ ही पहले आप देखेंगे कि गुप्त काल तो एक शासक बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, जो भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। अपने जो होते थे कर्मचारी वगैरह जिनसे ये कार्य करवाते थे, उन्हें भूमि दान देने की व्यवस्था चलाई थी। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हमें वक्त मिलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर फिलहाल चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या रहा है, बताइए ना है आपको कि ऐहोल शिलालेख से निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? कई बार आपके एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन टपका है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। अच्छा पुलकेशन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं आप लोगों के लिए। पुलकेशन द्वितीय जो थे, ये ऐहोल शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं आपके लिए। क्लियर है? एग्जामिनर को जरूर पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रामायण की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना किसने? वाल्मीकि जी ने की थी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह मुस्लिम फकीरों के संस्थापक कौन थे? बताइए क्या होगा राइट आंसर? मंजनू शाह, दादू मियाँ, टीपू, चिराग अली शाह? क्या होगा राइट आंसर बताइए? मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है मंजनू शाह। मंजनू शाह जो थे ये मुस्लिम फकीरों के क्या थे? संस्थापक नेता था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सही होगा, जो क्वेश्चन विस्तार से बताने वाला मैं उसको जरूर बताऊंगा, और जो क्वेश्चन सिर्फ आंसर वाला होगा मैं उसको भी बताऊंगा। कह लो शुरू हुआ, आधुनिक भारत शुरू हुआ। चलो कह लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन के लिए एक नियुक्त किया था। बताइए हंटर कमीशन जो था नियुक्त किया था आतंकवाद और अन्य राष्ट्र विरोधी गतियों का मुकाबला करने के लिए, भारत में शैक्षिक सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में। ये देखिए ये इस क्वेश्चन में आप जरूर फंसेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। अगर इस क्वेश्चन में आप ना फंसें, बताओ इस क्वेश्चन में अगर ना फंस जाएं आप तो भाई कहना क्या है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन ना लगे तो कहना, मैं गारंटी लेता हूं। अगर फंस ना जाए आप तो कहना। बताइए
विरोधी गतिविधियों का मुकाबला या भारत में शैक्षिक सुधार के लिए उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। बताओ क्या होगा राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए आपका, मैं अभी इसका आंसर बताऊंगा, और अगर गलत हो जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल से जरूर लिखना कि हाँ सर गलत हो गया, जरूर लिखना। मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर एक बार हमें बताना कि आपका यह क्वेश्चन गलत हुआ था नहीं हुआ था। बताओ, अब बताओ। देखो एक बात मैं बता दूं, लॉर्ड रिपन जब कह दिया है भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन। देखो इन दो ऑप्शनों को काट दो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी काट दो। अब बचा भारत में शैक्षिक सुधार और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए हंटर जो कमीशन था, हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो 2 बार हुआ था। एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1313 में, कब 1313 में, एक बार 1313 में, ठीक है, और एक बार 1913 में, 1913 में, 1313 ने 1913 में। एक बार कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। और एक बार जो हंटर कमीशन आया था, ये आया था आपके शिक्षक से, मतलब शिक्षा के लिए, देखे 1854 में आता है वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद उसमें जो कमियां रह गई उसके सुधार के लिए आया हंटर कमीशन, और उस वक्त भारत में जो लॉर्ड गवर्नर था वो रिपन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा भारत में शैक्षिक सुधार के लिए। बताओ किसका किसका गलत हुआ? जिसका भी गलत हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना कि हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था। और आप लोगों को अब जिंदगी में नहीं भूलना है, अगर आपसे लॉर्ड रिपन में दे दिया जाए तो कहेंगे सर भारत में शैक्षिक सुधार के लिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया क्वेश्चन भाई साहब, बहुत पसंद आया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं। बताओ क्या होगा क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन और प्रकाशन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमिताभ घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा राइट आंसर बताओ। इंडियन मिरर अखबार क्या होगा राइट आंसर 18 का? बताओ क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, गलत नहीं करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो कहेंगे मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? आपको याद रखना, इन्होंने इंडियन मिरर अखबार निकाला था। क्लियर है? इंडियन मिरर अखबार कब? 1861 में निकाला था। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर। अब ये आधुनिक भारत से हम क्वेश्चन उठाने लगे हैं। बताओ ये आता है अगला क्वेश्चन, कह रहा वर्नाकुलर निम्नलिखित में से कितने वर्नाकुलर पेश एक्ट पेश किया था? 10 बार सीधा सीधा टपका है क्वेश्चन, 10 बार क्वेश्चन टपका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया था किसने? सर इसने एडन ने, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुनोट ने, या लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड स्टेनली ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बार आप लोगों को जानते होंगे। लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं कहता हूं, आप लोग जरूर देखें हमारे जो भी मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हिस्ट्री के ला रहा हूं, पॉलिटी के ला रहा हूं, ज्योग्राफी के ला रहा हूं, अभी स्टैटिक जीके के लाऊंगा, उसके बाद फिर से लाऊंगा पार्ट 2 इनके लेके आऊंगा। जरूर देखें, सुपर 30 ये क्लासेज होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर जरूर चाहूंगा भाई साहब, ठीक है? अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को, लाइक तो वीडियो को करना भूलेगा ही नहीं। और अगर वो वाला क्वेश्चन आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में हुआ था, एक 1924 में अधिवेशन होता है, 1924 में एक अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी जिसे कहते हैं बेलगांव अधिवेशन। क्या कहते हैं सर? बेलगांव अधिवेशन। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। क्लियर है? अच्छा, 1925 में सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सरोजिनी नायडू जी जो थी, इन्होंने क्या किया था भाई साहब? एकमात्र मतलब पहली भारतीय महिला। इससे पहले एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता की थी, तो आपको याद रखना इनके बारे में भी। अच्छा, इन्होंने कब की थी बताइए? ऑप्शन में दे दूं? ऑप्शन दे देता हूं, आपको बताना है। ऑप्शन दे देता, 1916, 1917, बताइए इनमें से कौन सा? 1918, 1918, इन्हीं तीनों में से बता दीजिए कौन सा है राइट आंसर। बताओ जो एनी बेसेंट जी ने की थी, ये कब की थी? 1916, 1917, 1918, कब की थी एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता? वन की सरोजिनी नायडू जी ने कब की थी? 1925 में। क्लियर है? देखिए मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, जब आप क्वेश्चन में पूछता हूँ तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपका दिमाग खुलता रहेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछना भी चाहिए वीडियो में। क्लियर है? चलो, और उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर बताओ। क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता? मतलब संसदीय प्रणाली भारत में शुरुआत हुई,
भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1904, 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919? क्या होगा राइट आंसर बताइए बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने अधिनियम नहीं पढ़े हैं जो भारत सरकार के अधिनियम है, सिर्फ कितने 2-3 तो आपको जरूर पढ़ के जाना। एक तो 1909 वाला, एक 1909 वाला पढ़ना है, एक 1919 वाला पढ़ना है और एक 1935 वाला। ये कब पढ़ने, जब आपने बिल्कुल नहीं पढ़े अधिनियम तब तो ये 3 तो पढ़ने ही पढ़ने, बाकी तो सभी पढ़ने, थोड़े थोड़े तो सबको करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर। करा 21 का राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1992 कब, सॉरी 1892 में। 1892 में क्या किया गया, 1892 में संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में, याद रखना कब, 1892 में। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया? क्या होगा राइट आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 1773 दिखा रहा है। एक बार यार इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा है, इसके ऑप्शनों पर मुझे डाउट हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को इसको देख लेंगे, और वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। फिलहाल मुझे ये डाउट यार लग रहा है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि यार आप देखें कि 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो था ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलो मैं इसको देख लेता हूं, ठीक है, देख लूंगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, ठीक है, मैं गलत बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको सही बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। राजमाला भारत निम्नलिखित में से किस राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? अच्छा क्वेश्चन, राजमाला जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा राइट आंसर, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। क्या होगा राइट आंसर, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या निम्नलिखित में से किसे सहमति विधेयक की आयु का विरोध करने के लिए जाना जाता है? बताइए, सहमति विधेयक की आयु का विरोध करने के लिए जाना जाता है। बेहराम जी, मालावारी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल। क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। बाल गंगाधर तिलक जो है ये सहमति विधेयक की आयु का विरोध करने के लिए जाना जाता है। क्लियर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो अगले क्वेश्चन पर चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ क्या होगा राइट आंसर, बताओ। निम्नलिखित में से पहला बंगाली समाचार पत्र कौन सा था? इसमें भी आप फंसेंगे, इसमें भी 110% हाँ फंस जाएंगे। ऑप्शन मैंने देखे, फंस जाएंगे। बताओ पहला बंगाली समाचार पत्र कौन सा था, बताओ। समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी या संवाद प्रभाकर, बंगाल गजट। क्या होगा राइट आंसर बताओ। पहला बंगाली समाचार पत्र कौन सा था, बताओ। फंसेंगे, क्लियर है, फंसेंगे, मैंने कह दिया फंसेंगे ना। अच्छा लो, बंगाल गजट वाले जितने भी हैं गलत हैं, बंगाल गजट वाले गलत हैं। राइट आंसर समाचार दर्पण होगा। क्या होगा, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो था ये भारत का पहला बंगाली समाचार पत्र था। क्लियर है। चलो अगले पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। क्या जेम्स आउटरम हिस्की को किस नाम से भी जाना जाता है, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लो, क्वेश्चन मैं दे दूं, जेम्स आउटरम हिस्की ने मतलब एक पत्र निकाला था, कौन सा पत्र था, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चा जानता है यार, लेकिन बताना है आपको, ठीक है। बताओ। भारतीय मीडिया के पिता थे, भारतीय प्रेस के पिता थे, भारतीय टेलीविजन के पिता थे, भारत के फोटोग्राफी अग्रणी थे। तो देखिए यार इनका अखबार था, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है हमारे यहाँ, ठीक है। तो फिलहाल इनका क्या था, इन्हें भारतीय प्रेस के पिता भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय प्रेस के पिता कहा जाता है आप लोगों को। इनका एक अखबार था, बता दीजिए अखबार था, कौन सा इनका अखबार था, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, कौन सा था, बताओ। बताकर जाना या कमेंट बॉक्स में, मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं जरूर यार उनका जवाब दीजिए, ठीक है। बताओ। कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल की उपलब्धि को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया था? बहुत बार, 10 बार। देखो 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है। देखो बात करते हैं सर बंगाल के गवर्नर जनरल की। देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर था, बंगाल का, एक बात बताइए, बंगाल का जो पहला गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर क्या था, गवर्नर, तो वो कौन था? तो कहेंगे सर लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। अच्छा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल में पूछूं, गवर्नर जनरल अगर पूछें तो कहेंगे कौन था, तो कहेंगे वारन हेस्टिंग। क्या था, वारन हेस्टिंग जो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्लियर है। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो किसे बताएंगे,
बताइए कमेंट बॉक्स में इसको बता कर जाना। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय जो था वो कौन था लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा गया जो भारत में बंगाल का जो गवर्नर था उसे मतलब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कब से, बताओ किस में। तो कहेंगे ये राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम कौन सा था, 1833 का, 1833। अच्छा ये क्वेश्चन लो 1833 वाला आ गया, मैं आपको बताऊं इसमें 1833 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए 1833 वाला ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत से गड़बड़ हुए थे। 1833 वाला जो ऑप्शन आया था इसमें क्या हुआ था, ईसाई मिशनरी आने लगे थे। ईसाई मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई थी इसी 1813 के चार्टर एक्ट में। और उनसे कहा था मतलब जैसे अब यार वो आएंगे तो हमारे यहाँ वो धर्म परिवर्तन के मतलब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आते, तो ईसाई मिशनरियों को जो था इसी में अनुमति दी गई थी 1833 वाले ही चार्टर एक्ट में। इसी में कहा गया था कि आप आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। एक बार बोलेंगे सभी लोग बोलेंगे, बताओ क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन हाल ही में मैंने भी एग्जाम में एक बार देखा तो भी मैंने इसको डाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या शील चंद्र भागी, क्या होगा राइट आंसर बताओ। जयप्रकाश नारायण, शील चंद्र भागी, शीलभद्र भागी या बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर भाई साहब बताओ। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। सबसे पहले कब स्थापित, मतलब सबसे पहले कौन स्थापित किया गया, सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संगीत नाटक अकादमी, सिंदरी उर्वरक कारखाना, नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड, क्या होगा राइट आंसर बताओ। नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड 29वां क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ 30 में से बस, अब 30 में से आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर हमें बताकर जाना है। आपने कितना सही किया कितना गलत किया ज़रूर हमें बताकर जाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर अपने दोस्तों में अपने यारों में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से जाकर पॉलिटी के और ज्योग्राफी के वीडियो भी जरूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टॉप 30 क्वेश्चन उसमें भी मैंने करवाए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी उर्वरक कारखाना जो था इनमें से सबसे पहले खोला गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या होगा आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भारत का वायसराय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था। देखो उस वक्त उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें क्या था लॉर्ड यानी कि गवर्नर जनरल था। वो कब की बात थी, वो 1854 के आसपास की, वो लगभग 60-62 के आसपास, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, फिलहाल 60-62 की बात होगी क्योंकि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच आता है, उसके बाद हंटर आयोग आया था, तो वो 1900 से पहले की बात है, 1860 के बाद की बात है, इतना मुझे कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन ये वाली बात जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 1913 को हुआ था। ये 1913 को हुआ था, 13 अप्रैल 1913 में कह रहा यार 1919 को, कब 1919 को हुआ था। ठीक है, उसमें भी मैंने यार 1913 ही लिखा है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा क्योंकि 13 अप्रैल मुझे याद रहा है 1919 को ये हुआ था। ठीक है, और इस वक्त जो आपका वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्लियर है। चलो अब बताना है आपका स्कोर 30 में से कितना रहा, 30 में से आपने कितना सही किया कितना गलत किया, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को कैसा लगा वो भी बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।